बच्चों पार्टी कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपको कराएंगी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इससे पहले की 10 वीडियोस में हम लोग 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स के, वो भी वन शॉट में विद एवरी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल एंड द डेरिवेशन। और सेम पैटर्न में आज ये वाले चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, उसका मतलब क्या है। देखो बेटा, हमारी जो लाइट है वो एज अ वेव भी बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, तो वो कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनमें लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। और आज हम देखेंगे कि लाइट पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करती है और क्या उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो करें अब स्टार्ट, चलिए। उसके लिए बेटा हमें सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन बेसिकली क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे, फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, मैं ये इलेक्ट्रॉन एमिशन क्यों पढ़ा रही हूँ बेटा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे में कि हम देखेंगे कि लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली उसमें होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो उसके लिए हम लोग पहले पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। ठीक है, चलो। तो अभी हमें इलेक्ट्रॉन एमिशन समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब वो फिनोमिना जिसमें क्या हो, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करके बाहर आए। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। इट इज, अब हमने देखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। बेसिकली ये क्या है बेटा, इट इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो कब, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे कब, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन किसी भी मेटल सरफेस पे फॉल करेगी, तब उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इस फिनोमिना को पूरे को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आई बात समझ, चलो करें अब आगे। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface। ये समझ में आया, जो अभी पीछे पढ़ा था वही है। चलो अब देखो, ये हमारी इंसिडेंट रेज है, ये हमारा एनोड। ठीक है, जब इंसिडेंट रेज इस एनोड पे फॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या लगा बेटा, यहाँ पे ये लगा कैथोड। तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड यहाँ से आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से इस तरफ आएंगे और कैथोड की तरफ जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे एमीटर भी लगा है। एमीटर का क्या काम होता है, टू मेजर दी करंट। ये क्या लगा है बेटा, ये है रेजिस्टर। ये किसका साइन है, ये बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टर का साइन है, कहने का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस चेंज भी हो सकती है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या नोट करता है, पोटेंशियल। और ये क्या लगी है इसमें, बैटरी। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझो, देखो इंसिडेंट रेज के पास जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी दो काम में आएगी। किस किस काम में, पहली चीज तो वो कि जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अपना वर्क फंक्शन होगा। वर्क फंक्शन मतलब कि उन्हें कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो इस मेटल सरफेस से बाहर आ पाए। ठीक है, प्लस जो बाकी की बची हुई एनर्जी है वो किस काम में आएगी, वो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई। देखो जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है वो दो काम में आएगी। किस काम में, एक तो वर्क फंक्शन के लिए। वर्क फंक्शन का मतलब कि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स को जिससे कि वो मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आए। ठीक है, दूसरी चीज किस काम में, जो बची हुई एनर्जी है अब वो क्या बन जाएगी, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ, ठीक है। अच्छा अब देखो, बाय द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस में वर्क फंक्शन। तो ये क्या लिखा है मैंने, इंसिडेंट एनर्जी जो थी प्लस में काइनेटिक एनर्जी जो भी इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है प्लस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अभी मैंने बता दिया था। यहाँ तक समझ में आया। अगर मेरे को यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वो किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, एच न्यू, और ये वर्क फंक्शन इधर चले जाएगा। समझ आ गया, बहुत इजी चैप्टर और बहुत छोटा सा चैप्टर है, फटाफट खत्म कर लेते हैं। चलो अब देखो, अब यहाँ पे ना कुछ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। ठीक है, कि जो ये एमिशन हो रहा है उसके क्या क्या लॉज है।
सबसे पहला क्या है बेटा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। कहने का मतलब जो भी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है ना उसकी इंटेंसिटी पे। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। For a given photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency below which no photoelectrons are emitted, howsoever high is the intensity of the incident radiation. This frequency is called the threshold frequency. कहने का मतलब, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि जो भी हमारी इंटेंसिटी आ रही, मतलब इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी कुछ भी इंटेंसिटी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए ही चाहिए, तभी वो मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आएंगे, अगर उससे कम हुई तो। समझ आई बात? कहने का मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस मेटल सरफेस को छोड़ के आएंगे। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की उतनी एनर्जी नहीं है, मतलब उसके पास उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फिर इंटेंसिटी कुछ मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। आई बात समझ? तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को ताकि वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो ये तो सीधी सी बात है, होना ही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंसिडेंट एनर्जी है, ठीक है, वो किस किस काम में आ रही है, एक तो वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन तो किसी भी मेटल सरफेस के लिए फिक्स्ड है, तो वो क्या क्या काम में आएगी, फिर वर्क फंक्शन फिक्स्ड है, कहने का मतलब जितनी ज्यादा अगर हमने इंसिडेंट एनर्जी को बढ़ाया तो क्या होगा, हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। कहने का मतलब जैसे ही हमारी रेडिएशन इंसिडेंट होगी सरफेस पे, तैसे ही हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये चारों इसके लॉज थे। अब ये देख लो बेटा, द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द photoelectric current becomes zero is called the cutoff or the stopping potential। कहने का मतलब वो पोटेंशियल जो कि, मैं देखो फिगर देखो यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो कहने का मतलब ये वाली प्लेट मेरी पॉजिटिव होगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, देखो मैं इस वाली प्लेट को कितना पोटेंशियल दूं, नेगेटिव में देना पड़ेगा, कितना पोटेंशियल दूं ताकि मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे ना आए। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं आएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो। वो कब हो सकता है, देखो तभी तो होगा जब पहली बात तो इसकी पोटेंशियल क्या हो, नेगेटिव में हो, क्योंकि माइनस माइनस तभी नहीं आएंगे इधर, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अगर तुम इसे पॉजिटिव में दोगे, कितनी मर्जी बढ़ा लो कितनी मर्जी कम कर लो, इलेक्ट्रॉन्स तब भी आएंगे ही आएंगे। तो इसको मैंने नेगेटिव में पोटेंशियल देनी है, ठीक है, और कितनी देनी पड़ेगी, जितनी की इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तभी वो यहाँ पे नहीं आएंगे, अदरवाइज वो यहाँ पे आएंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वो पोटेंशियल की वैल्यू जिस पे की फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, चलो तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, ई वी नॉट के, और यहाँ पे जो वी नॉट है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई दिक्कत, समझ आ गया? चलो अब आगे करें। अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये चारों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इसीलिए एक ही स्लाइड पे बना दिए ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। मैं समझा देती हूँ, फिर आप भी ड्रॉ कर लेना। सबसे पहला लॉ हमने क्या पढ़ा था कि जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे, है ना। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले वाला ग्राफ समझ में आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आ गया समझ? ठीक है। अब सेकेंड वाला ग्राफ देखो बेटा, सेकेंड वाले ग्राफ में मैंने अभी क्या बताया था कि जब भी मेरी पोटेंशियल किसके बराबर होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस टाइम पे करंट क्या होगा, जीरो। देखो ये चीज समझ में आई, यहाँ पे मेरी पोटेंशियल किसके बराबर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो फोटो करंट कितना है, जीरो। ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत इतने में? ठीक है।
देखो अब जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगी तैसे तैसे क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ाना मतलब पॉजिटिव में लेके जाऊंगी मैं। एक मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू थी, ठीक है, उस पे कि हमारा करंट जीरो हो गया। अब अगर मैं उस पोटेंशियल की वैल्यू को धीरे धीरे पॉजिटिव करने लग जाऊं, कहने का मतलब नेगेटिव में कम करने लग जाऊं या फिर पॉजिटिव तक लेके जाऊं, तो क्या होगा, करंट तो आने लग जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारा करंट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, देखो इस वाले पॉइंट पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या था, जीरो, उसके बाद धीरे धीरे करंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज, अब ऐसा तो नहीं ही है कि मैं पोटेंशियल बढ़ाती जाऊंगी कैथोड की तो फिर करंट बढ़ता जाएगा। करंट कैथोड की पोटेंशियल पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है, वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिटी बढ़ेगी तब बढ़ेगा, ये तो एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है। तो जिस पॉइंट तक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा तो वहां उस पॉइंट मतलब एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन वैल्यू। आई बात समझ? ठीक है। अब तीसरी चीज देखो बेटा, ये ग्राफ में तीन चीजें हैं। तीन चीजों में देखो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है I3 की, उसके बाद I2 की, फिर I1 की। तो कहने का मतलब जिसकी ज्यादा इंटेंसिटी उसका उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैंने बताया था इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। तो मैंने तो ये तीन इसलिए बनाए हैं ग्राफ में क्योंकि एग्जाम में अधिकतर ऐसे ही आता है। जरूरी नहीं है कि आपने तीन ग्राफ बनाने, वो एक के लिए पूछेगा तो एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये तीन मैंने क्यों बनाना है, क्योंकि वो एग्जाम में ये पूछते हैं कि इंटेंसिटी के कंपेयर करके बता दो, या तीन अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए ग्राफ बना दो। ये समझ आई बात? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। अब ये वाला ग्राफ समझते हैं बेटा। इस वाले ग्राफ में क्या है, देखो ये ग्राफ भी किसके बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल। सेम नेचर तो सेम ही शो करेगा, लेकिन ये ग्राफ किसके लिए पूछा गया है हमसे, ये ग्राफ पूछा गया है जब हमारी डिफरेंट क्या हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो। ठीक है, देखो नेचर तो वही शो करा है, पहले जीरो है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू करा है, फिर उसके बाद सेचुरेशन। नेचर तो सेम है, ठीक है। अब ये तीन ग्राफ क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि देखो जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव में पोटेंशियल है, देखो यहाँ पे ये वाला ग्राफ, फिर ये और फिर ये, तो ये जो है बेटा इसकी सबसे ज्यादा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आ गया समझ? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। अब ये वाला ग्राफ देखो, ग्राफ में क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वो उसका जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी काइनेटिक एनर्जी पे। तो इसका मतलब हमारी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और हमारी जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो वही ग्राफ बनाया, ठीक है। और ये ग्राफ में ये नीचे क्या है वो मैं अभी समझा देती हूँ। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। ये वाला ग्राफ मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ग्राफ बनाया मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये ग्राफ मैंने अलग से भी बना के समझा दे रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। देखो कैसे अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर भी होता है, ई वी नॉट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक तरफ लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। अगर मैं यहाँ से वी नॉट निकालू तो कितना आ जाएगा, ये एच न्यू अपॉन ई माइनस वर्क फंक्शन अपॉन में ई। y का फॉर्मूला कितना होता है, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई, और c किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का वर्क फंक्शन अपॉन ई। समझ आई बात? कहने का मतलब अगर मुझे ये ग्राफ दिया हो और इसका स्लोप पता लग जाए, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ग्राफ देते हैं, स्लोप देते हैं और बोलते हैं
कि h की वैल्यू निकाल दो प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें स्लोप गिवन होगा उसको किसके बराबर रख देंगे, h/e के। आया समझ, कोई दिक्कत लिखने में? चलो अब आगे करें। और देखो इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, माइनस वर्क फंक्शन बाय ई। ठीक है, ये सी है। चलो करें अब आगे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि फेलियर ऑफ वेव क्लासिकल वेव थ्योरी। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारी जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी वो क्यों फेल हो गई, कि वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो अब वो 3 पॉइंट्स हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज देखो, हमारी जो वेव थ्योरी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है ना। तो इंटेंसिटी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इंटेंसिटी से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, कहने का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन इंटेंसिटी का कोई भी फर्क नहीं होगा किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हमने अभी एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा है कि इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एनर्जी पे, और जबकि हमने वेव थ्योरी में क्या पढ़ा था कि इंटेंसिटी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब वेव थ्योरी यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारी कोई भी फ्रीक्वेंसी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी कुछ मर्जी हो, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। लेकिन हमारे अभी हमने पीछे एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा कि हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके बाद ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से। तो ये भी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तीसरी चीज, हमने अभी पीछे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या पढ़ा था कि हमारा ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन जैसे ही इंसिडेंट होगी मेटल सरफेस पे, तैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। लेकिन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम गैप होगा, और जो कि हमारी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, चलो आगे करें। अब क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, कितनी है, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, आगे देखो, द पावर एमिटेड इज, पावर गिवन है 2 इंटू 10⁻³ वॉट। अब फर्स्ट पार्ट पढ़ो, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन इन द लाइट, कितनी एनर्जी है हर एक फोटोन की। एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, इसको न्यू भी लिख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, 6.63 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी कितना है 6 इंटू 10⁻14। मल्टीप्लाई करो दोनों को, कितनी एनर्जी आ जाएगी, ये आ जाएगा 3.98 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। चलो सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, देखो पावर का फॉर्मूला कितना होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू अपॉन में टाइम। एन बाई टी तो हमें काउंट करना है, एन बाई टी फाइंड करना है ना। ठीक है, पावर कितनी है हमारी, 2 इंटू 10⁻⁻3, और ये हमें निकालना है एन बाई टी। बाकी हमें दोनों चीजें गिवन है, 6.63 इंटू 10⁻, ये तो एच है, -34, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 इंटू 10⁻14। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एन बाई टी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻15। यही निकालना था, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। ठीक है, करें अब आगे। चलो अच्छा देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम गिवन है, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सीजियम, फर्स्ट पार्ट, सेकंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है,
अच्छा, वर्क फंक्शन गिवन है हमें, वर्क फंक्शन कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वर्क फंक्शन किसके बराबर होगा, एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट कर लेते हैं, न्यू नॉट कितना आ जाएगा 2.14 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय एच। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। इसे डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा इसका आंसर 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इज इट क्लियर, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट करें। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू बी जीरो बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस। ठीक है, जब हमारा फोटो करंट जीरो है और स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, इसका मतलब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या होती है, एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा 2.14 प्लस 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है आपकी बारी, लैम्डा की। कितना आ जाएगा इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, इनटू 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमें निकालना है लैम्डा। एच सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। अच्छा, लैम्डा निकालना है, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। कितना हो गया ये 2.74 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लोगे कैलकुलेशन। इसे कैलकुलेट करके आ जाएगा 453.7 नैनोमीटर। इज इट क्लियर, करें अब आगे, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला है, इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द मेटल बिलो, ठीक है, विच वन विल शो द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड वाई। इन चारों में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा और क्यों करेगा, ठीक है। अच्छा देखो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करने के लिए होना क्या चाहिए बेटा, हमने पीछे पढ़ा था ना अभी, हमारी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो हमें वेवलेंथ दी है और ये वर्क फंक्शन दे रखा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे भी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो इंसिडेंट एनर्जी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लें, कितना होएगा, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना दे रखा है 412.5 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा 412.5 नैनोमीटर के लिए 10⁻⁻9, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व करके 3.01 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूंगी तो। क्यों निकाला मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से, क्योंकि बेटा ये वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका आंसर सॉल्व करके जो भी आएगा, लेकिन मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, अब आगे देखो, ये क्या है हमारी इंसिडेंट एनर्जी। अगर इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होगी वर्क फंक्शन से तो एमिशन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अब इंसिडेंट एनर्जी किस किस के केस में ज्यादा, देखो सोडियम के केस में, पोटेशियम के केस में, लेकिन इन दोनों के केस में इंसिडेंट एनर्जी क्या है कम, वर्क फंक्शन क्या है ज्यादा। तो इसका मतलब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कौन कौन शो करेगा, सोडियम एंड पोटेशियम। आई बात समझ, ठीक है। क्यों, बिकॉज इंसिडेंट एनर्जी h nu is greater than h nu not वर्क फंक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या गिवन है, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस फ्रॉम अ 100 watt मर्करी सोर्स irradiates a photocell made up of a metallic surface, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें गिवन है, वर्क फंक्शन निकालना है।
अभी देखो आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी, एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन निकालना है, कितना हो जाएगा एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। वैल्यूज पुट कर दो सबकी। एच कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। और न्यू कितना होता है सी बाय लैम्डा, मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है वेवलेंथ, तो मैं सी बाय लैम्डा लगा रही हूँ। 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है 300 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। और इसको कन्वर्ट कर लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्यों करा कन्वर्ट, क्योंकि मेरे को आंसर ईवी में चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। माइनस के लिए कितना दे रखा है 1.5, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये पूरा का पूरा आंसर मेरा किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको कैलकुलेट कर लोगे, देखो ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 6.63 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा -34 प्लस 8 ऊपर जाएगा +9 प्लस 19, और ये जो 10⁻² है वो ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है, -1.5। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कर लोगे तो कैलकुलेशन, इसे सॉल्व करके हमारा वर्क फंक्शन आ जाएगा 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन हमने सेकेंड वाला पार्ट पहले भी करा हुआ है, ठीक है। क्या था देखो, पावर का फॉर्मूला कितना होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं इसको लिखूं ई एच न्यू अपॉन टाइम, ई की जगह पे मैंने क्या लिखा है एन एच न्यू। एन एच न्यू क्यों, क्योंकि एच न्यू एक फोटोन की एनर्जी और एन से मल्टीप्लाई करूंगी तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। मुझे क्वेश्चन में निकालना है एन बाय टी। पावर कितनी दे रखी है मेरे को 100 वॉट डिवाइडेड बाय एच न्यू इज इक्वल्स टू एन बाय टी। वैल्यूज पुट कर लोगे, न्यू की वैल्यू कितनी होती है सी बाय लैम्डा, सी 3 इंटू 10⁻⁸ और लैम्डा हमें दे रखा है 300 नैनोमीटर, ठीक है। चलो आगे करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द ग्राफ शोन इन द फिगर फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिस द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन्स कैलकुलेट द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। हमें इसका प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है। ये ग्राफ याद है हमने पहले भी करा था, जब मैंने सारे ग्राफ्स करवाए थे उसमें। और ये जो वोल्ट पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, इसका रेशियो हमें क्या देता है स्लोप किसके बराबर था h बाय ई। इसीलिए मैंने उस ग्राफ में जब ये कराया तो कैलकुलेशन भी कराई थी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं। देखो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारे पॉइंट्स है इसके, यहाँ से और ये 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला कितना होता है पता है, पढ़ा है ना मैथ्स में, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। चलो अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ पे y2 कितना है 1.23 और यहाँ पे y कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा 1.23 माइनस 0। अब x2 माइनस x1 करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 8 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 5 और 10⁻14 भी है देखो, इज इक्वल्स टू h बाय ई। कर लोगे आप कैलकुलेट, ये e ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, h कितना आ जाएगा 1.23 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, अपॉन में 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻14। कर लोगे कैलकुलेट, इसे कैलकुलेट करके आ जाएगा 6.56 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बेटा जो भी आंसर निकालोगे ना उसकी यूनिट जरूर लिख देनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बाय हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस गो अप, ठीक है। ये पूछ रहा है कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा अगर इंसिडेंट रेडिएशन को हम इंक्रीज कर दें, इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज कर दें 4 इंटू 10⁻15 टू 8 इंटू 10⁻15, ठीक है। बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमें गिवन है।
अच्छा देखो इक्वेशन कितनी होती है, एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर तुमने मटेरियल सेम रखा है, कहने का मतलब वो मेटल सेम है, तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं वर्क फंक्शन निकालूं तो कितना आ जाएगा, एच न्यू, और इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैं लिख दे रही हूँ ई वी नॉट। ठीक है, अब दो केस हैं इसमें, पहले वाले केस में मैं सब कुछ 1 1 लिख लेती हूँ, सेकेंड वाले केस में 2 2 लिख लेते हैं। वर्क फंक्शन दोनों ही केस में सेम रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, एच न्यू 1 माइनस ई वी नॉट, और ई वी नॉट 1 लिख देते हैं पहली इक्वेशन। दूसरे में वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू एच न्यू 2 माइनस ई वी नॉट 2। समझ आ गया, वर्क फंक्शन क्या है, सेम, तो ये दोनों इक्वेशन भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं, एच न्यू 1 माइनस ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू 2 माइनस ई वी 2। समझ आ गया, मुझे क्या निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, कितना इंक्रीज होगा, और मुझे दिया हुआ क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ये इधर आएगा इज इक्वल्स टू ई 1 माइनस नॉट 2। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, अब h बाहर कॉमन ले लिया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय e, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके आ जाएगा 16 वोल्ट। इज इट क्लियर, करें अब आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस, 3 वेवलेंथ दे रखी है हमें, इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हुज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज दिस। अच्छा ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन अभी पीछे गिवन था ना, उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी थी, है ना, सेम ऐसे इसमें भी देखो हमें 3 वेवलेंथ दे रखी है और ये हमें इंसिडेंट वेवलेंथ दे रखी है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो मुझे चाहिए ही चाहिए फोटो एमिशन होने के लिए, है ना, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा होता है ना, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा था, हमने जो भी हमारा वर्क फंक्शन आया था, इंसिडेंट एनर्जी जो भी आई थी 3.01, हमने ये देखा था कि इंसिडेंट एनर्जी से कम जिसका भी वर्क फंक्शन है तो एमिशन होगा, अगर उससे ज्यादा है तो एमिशन नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिसका भी ज्यादा है तो होगा, कम है तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी थी और यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ। समझ आ गया, बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह कर लो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है, वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, एच न्यू नॉट, कितना आ जाएगा, एच सी बाय लैम्डा नॉट, यहाँ से वर्क फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हमें तीनों की तीनों वेवलेंथ गिवन है, इनके लिए भी हम निकाल लेते हैं जो भी एनर्जी है, फिर उस हिसाब से कंपेयर कर लेंगे। कर लोगे क्वेश्चन, तो चलो आगे करें। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज दिस, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू बी यूज्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस विद इन अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें वर्क फंक्शन भी गिवन है और हमें काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, हमें निकालना क्या है, इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, कितना हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व कर लोगे ये तो, हमें खाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बाकी सब चीजें गिवन है। करें अब आगे, चलो। अच्छा अब देखो, हमने अब क्या करना है बेटा, पीछे हमने क्या करा था, पूरा का पूरा भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर और डी ब्रॉगली वेव्स। पहले इसके रिलेटेड ना हमारे सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट भी होता था, अब एक्सपेरिमेंट हट गया, अब सिर्फ यही बचा है। ठीक है, थ्योरेटिकल बहुत छोटा सा चैप्टर है और ये बहुत प्यारा चैप्टर भी है। अच्छा देखो, द वेव्स एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल इन मोशन आर कॉल्ड दी मैटर और दी डी ब्रॉगली वेव्स। इसका मतलब क्या है, वो वेव्स जो कि किसी भी पार्टिकल के साथ एसोसिएट होंगी, कब, जब वो मोशन में होगा, तो उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेव्स। ठीक है,
एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर। और एनर्जी हमने आइंस्टाइन के एनर्जी का फॉर्मूला भी ये पढ़ा है ना, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एच न्यू किसके बराबर आ जाएगा? एम सी स्क्वायर। न्यू किसके बराबर आ गया? सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा? देखो एक सी से एक सी कैंसिल, लैम्डा आ गया एच अपॉन में एम सी, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? एच अपॉन में टी भी लिख सकते हैं। आई बात समझ? ठीक है। चलो अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना पढ़ा है हमने? हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला कितना पड़ा? P इज इक्वल्स टू एम वी। यहाँ से V की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट कर देते हैं। कितना आ जाएगा? हाफ एम, V की जगह पे P बाय एम का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1/2 एम पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। स्क्वायर से वैल्यू कैंसिल, कितना आ गया? P स्क्वायर अपॉन 2 है। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या निकाला? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। वो कभी बोलेगा मोमेंटम डबल कर दिया तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, या हाफ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, या कभी कभार मास पे भी डिपेंडेंसी पूछ लेता है। चलो देखो, ये रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? P स्क्वायर अपॉन 2m। तो P की वैल्यू निकालेंगे, ये ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा फिर? 2m के स्क्वायर से रूट। और K की वैल्यू अभी हमने पीछे कितनी पढ़ी थी? जब हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम पे हम पढ़ रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी? E V नॉट, वही लिखा है। लैम्डा किसके बराबर है? H बाय P, और P की वैल्यू कितनी है? 2m के, या फिर √2m/E। आया समझ? करें अब आगे। चलो बेटा, इसमें ना बहुत सारे ग्राफ आते हैं। देखो ग्राफ में समझा देती हूँ वो किस किस तरीके से पूछ सकता है। हो सकता है वो तुमसे पूछे कि लैम्डा और पी के बीच में ग्राफ बता दो। तो देखो लैम्डा और पी कैसे डिपेंड कर रहे हैं? इनवर्सली। तो हम क्या करेंगे? इनवर्स ग्राफ बना दिया। हो सकता है कि वो ग्राफ पूछे हमसे लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, वो भी कैसे डिपेंड कर रहे हैं? इनवर्सली। हो सकता है वो ग्राफ पूछे लैम्डा और v के बीच में, वो भी कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली। लेकिन इसका एक और ग्राफ एग्जाम में आया था, पूछा था लैम्डा और 1/√v के बीच में। तो देखो 1/√v तो कैसा होगा? डायरेक्टली हो गया। तो इन दोनों के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा? डायरेक्ट डिपेंडेंस। आ गया समझ? कोई दिक्कत? आसान भाषा में बोलूं तो रिलेशन याद रखना है खाली, फिर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। हमें क्या बोला? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और एनर्जी हमें गिवन है। लैम्डा किसके बराबर होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में √2m/k, ठीक है। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2। और हमें क्या बोला है इन्होंने? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। और k कितना दे रखा है? काइनेटिक एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, कर लोगे इसकी कैलकुलेशन? चलो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल्स द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसकी इस एनर्जी के बराबर होगी। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लैम्डा किसके बराबर होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में √2m k। ठीक है, और इन्होंने k किसके बराबर दे रखा है? इसने बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? फोटोन की एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? hc बाय लैम्डा। इसको मैं लैम्डा डैश ले लेती हूँ। तो कितना हो गया ये? h अपॉन में √2m
ये हो जाएगा hc बाय लैम्डा डैश। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू, देखो ये ऊपर h है और नीचे रूट है, तो ऊपर कितना आ जाएगा अंडर रूट h, ये लैम्डा डैश ऊपर जाएगा, लैम्डा डैश अपॉन में 2mc। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, लैम्डा डैश कितना दे रखा है 5460 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9। ठीक है, 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट, जो भी आएगा वही क्या होगी हमारी वेवलेंथ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कैलकुलेट स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ अ अल्फा पार्टिकल एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस। ठीक है, देखो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई वी। हमें सब चीज गिवन है, वी स्क्वायर निकालना है, कितना आ जाएगा ये 2ev बाय एम, तो v कितना आ जाएगा अंडर रूट 2ev बाय एम। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना हो गया ये v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, v कितना है 100 वोल्ट, डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू कितनी है अल्फा पार्टिकल के लिए 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27। ठीक है, यहाँ से जो भी आएगा वही v होगा हमारा। और सेकंड पार्ट में क्या बोला इन्होंने, हमें वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा किसके बराबर होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय एम वी, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, जो भी v ऊपर से आएगा वो यहाँ पे पुट करके क्या निकाल लेंगे हम वेवलेंथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन। ठीक है, हैविंग एनर्जी, एनर्जी दे रखी है हमें, हाउ विल द वेवलेंथ बी अफेक्टेड फॉर एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम एनर्जी। ठीक है, लैम्डा किसके बराबर होता है h अपॉन में अंडर रूट 2m के, तो सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। लैम्डा कितना है 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, h की वैल्यू 2 इंटू मास की वैल्यू कितनी है, क्या बोला है हमें प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, और k हमें ऊपर दे रखा है कितना है 500 अपॉन में 1.673, और e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 90। आया समझ, यहाँ से हम क्या करेंगे वेवलेंथ निकाल लेंगे, जो भी कैलकुलेट करके आए वही आंसर है। चलो अब देखो लैम्डा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके रूट एम के, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में रूट एम इनवर्स डिपेंडेंस है, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 4m। समझ आया नहीं आया, देखो इसकी वेवलेंथ यहाँ पे, इसकी वेवलेंथ ऊपर, तो ये कितना आ गया लैम्डा अपॉन में लैम्डा अल्फा पार्टिकल कितना आ गया रूट 4m, रूट m से रूट m कैंसिल, कितना बचा 2, इसका मतलब लैम्डा अल्फा किसके बराबर है लैम्डा बाय 2, तो कहने का मतलब वेवलेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से हाफ। आया समझ, चलो इसी के साथ आज हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और चैप्टर नंबर है ये 11। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेम इसी पैटर्न में विद एवरी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन अब नेक्स्ट करेंगे एटम्स, और इससे पीछे की सारी वीडियोस में मैंने हर एक चैप्टर इसी पैटर्न में करवाया। कॉपी पेन लेके बैठना है जब भी आप ये क्वेश्चंस करोगे, और कोशिश करना है एक बार मेरे कराने के बाद दोबारा से खुद से भी करने हैं। ठीक है, और वीडियोस पसंद आती हो तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज एटम्स।